Hello and welcome back to our YouTube channel called Perceptron Career. So आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन द AI क्रैश कोर्स फॉर इंटरव्यू पर्पस वो रहेगा मैट्रिक्स यूज्ड इन रिग्रेशन प्रॉब्लम. सो हमने प्रीवियस वीडियो में था इसके जो पहले वीडियो मैंने पब्लिश किया था वो था ऑन लीनियर रिग्रेशन. सो उसमें भी हमने कुछ हद तक मैट्रिक्स कवर किए थे, क्या क्या मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है, बट ये इन डिटेल्ड वीडियो रहेगा. तो इस पर्पस ये है इस वीडियो का कि जो भी मैट्रिक्स हैं पहले हम उन सारे मैट्रिक्स को वन बाय वन करके सारे मैट्रिक्स देखेंगे, उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है. फिर साथ ही साथ हम उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे कि हर एक मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर एडवांटेज होगा और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो हम वो भी देखेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज which matrix, because there is a lot of options to choose from, right? So you should be aware of this important factor. और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो. सो व्हाट स्टूडेंट जनरली टेंड टू डू इज वो सारे मेट्रिक्स डाल देते हैं अपने कोड में. हमने R2 भी कैलकुलेट कर दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट कर दिया, RMSE भी कैलकुलेट कर दिया, और फिर हम बता रहे हैं कि इसका ये हाई है, इसका ये हाई है, बट वो एक क्लियर पिक्चर नहीं देता बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन द लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम. आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोड किया गया है, उसका पर्पस क्या है सॉल्व करने का, मैट्रिक्स उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. जो फाइनल टारगेट है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वैसा है जहाँ पे आपको आउटलायर्स को ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, आपका डेटा बहुत वैसा है कि वो सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, तो आपको ये देख के चूज करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हो मॉडल को कंपेयर करने के लिए या मॉडल के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, वो आउटलायर्स से ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, या वैसे डिफरेंस केसेस हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स उस बेस पे चूज किया जाता है. ओके. सो ये इंट्रोडक्शन था. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हम सारे टाइप्स देखेंगे. ओके. एंड साथ ही साथ मैं सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताता रहूँगा. ओके. सो द वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स इज मीन स्क्वायर्ड एरर. इसको हम MSC भी कहते हैं जनरली. ML के टर्म्स में पूरा नहीं बोला जाता, वी जस्ट कॉल इट MSC, विच इज मीन स्क्वायर्ड एरर. सो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वो है MSC इज इक्वल टू 1/n समेशन ओवर 1 to n और yi माइनस yi हैट का स्क्वायर. ओके. सो एक एक टर्म हम डिकोड करते हैं. n है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, आपने कितने डेटा पॉइंट्स के लिए मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया. आपने 10 के लिए किया, 100 के लिए किया, तो वो n टोटल नंबर ऑफ वो है. सो हम हर डेटा पॉइंट का एक एक्चुअल प्रिडिक्शन होगा, ये एक्चुअल वैल्यू है. ठीक है. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. और y hat, it is the predicted value by your model. So उन दोनों का डिफरेंस करके हम स्क्वायर करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर दूसरा
क्वेश्चन के लिए करते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं, फिर तीसरा के लिए करते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐसे हर एक डेटा पॉइंट के लिए हम ऐड करते जाते हैं एंड फाइनली वी डिवाइडेड बाय n, सो इट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सो ये एवरेज वैल्यू दे देता है कि आपका इस डेटा पॉइंट पे मतलब इतने डेटा पॉइंट्स पे आपका जो मॉडल है वो ऑन एन एवरेज ऐसा कुछ एरर दे रहा है। वो एरर आपका 0.2 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। व्हाई इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ओके, फाइन, ग्रेट। ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई चीज़ों की। सो नाउ लेट्स गेट a bit deeper into the problem, deeper into the MSc, एंड हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो इसका वेरी फर्स्ट एडवांटेज है ना कि ये जो लार्ज एरर है, अगर आपका मॉडल कुछ लार्ज एरर कर देता है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हो, तो आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में इवन अगर आप एरर 1 या 2 रुपीज का या $1 या $2 का भी कर देते हो, तो वो बहुत बड़ा एरर माना जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल वैसे केस में आपके मॉडल ने 10 यूनिट्स का एरर कर दिया, ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई हैट 10 है, बट ये स्क्वायर करके उसको ऐड करता है नेक्स्ट टोटल में, ठीक है। तो ये ऐड करके स्क्वायर करके ये 100 हो जाएगा। तो जब भी आपका मॉडल कुछ एरर करता है, लार्ज एरर करता है, तो उसको ये ज़्यादा पीनलाइज करता है। तो ये ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है जहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि मेरा मॉडल कुछ बड़ा एरर ना करे। ओके, इट शुड नॉट मेक लार्ज एरर्स, सो इट penalizes large error, penalizes large error। ओके, दूसरा एडवांटेजेस ये है, ये डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल। सो मैथमेटिकली जब आप इस पे ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हो, तो उस पे बहुत स्मूथली ऑपरेट करता है। ओके, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए बहुत ही अच्छा वो है कि ज़्यादा मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, स्क्वायर टर्म है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता है, किसी भी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं होता है कि नहीं निकाल सकते। So it is easily differentiable. So mathematically, it is a very efficient, or I would say it is a very simple matrix to calculate for gradient descent. Okay, ये दो कुछ advantages हो गए। Now let us discuss some disadvantages. Okay, अगर आप ये देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेट्रिसेस हैं, सिर्फ एक नहीं है, मैं आज 5-6 मेट्रिसेस कवर करेंगे, तो there is obviously some disadvantage with everything, every one of the matrices, that's why दूसरे दूसरे matrices discover हुए। okay, तो इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, ये एक्चुअली ये आउटलायर्स वो पॉइंट होते हैं जो एक्चुअली डेटा में नहीं होने चाहिए। इट इज एक्सेप्शंस या वैसे डेटा पॉइंट्स जो फॉल्स डेटा पॉइंट्स हैं, उनका वो मॉडल में नहीं होने चाहिए, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो स्टैटिस्टिकली इट शुड नॉट बी देयर, बट आपके इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डेटा सेट बहुत ही क्लीन और वैसा प्रोड्यूस कर पाओ, तो आउटलायर्स होते हैं। तो अगर आप एमएससी यूज़ कर रहे हो और आउटलायर्स हैं आपके डेटा में, तो वो उसको हेविली पिनलाइज कर देगा। और अगर आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है, जो एक्चुअल उसका डेटा है, बट आउटलायर्स के वजह से वो जो मैट्रिक्स आपको सामने दिख के आएगा वो खराब दिखेगा, जस्ट बिकॉज इट हैज penalized outliers which does not represent actual data. So this is one of the disadvantages. आउटलायर्स को ये ज्यादा penalize कर देता है, so it is very sensitive. Okay, it is very
सेंसिटिव टू आउटलायर्स. ओके, ऐसा किया जाता है, कहा जाता है कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स. अब एक और बहुत ही सिंपल वो है, अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप इसकी यूनिट देखो ना, अगर आपका जो वाई एक्चुअल है उसकी यूनिट है रुपीस, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट कर रहे हो तो उसकी यूनिट रुपीस है, बट इसमें जो फाइनल एरर या मीन स्क्वायर एरर का यूनिट होता है ना, वो यूनिट स्क्वायर होता है. तो आप देख के इजीली इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि एरर कितना है, बिकॉज स्क्वायर के यूनिट्स में. ठीक है, अगर MSC 4 आ रहा है तो आप डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर पा रहे कि कितनी गलती कर रहा है हमारा मॉडल. फाइन. सो इंटरप्रेटेबिलिटी का थोड़ा इशू है. दैट इज द सेकेंड डिसएडवांटेज. ओके, सो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, we'll discuss the second. मैं सारे एप्लीकेशंस ना कि किस किस सिचुएशंस में कौन से मैट्रिक्स यूज करें, मैं एंड में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ. अगर मैं एक एक करके अभी बताने लग गया तो आप एक के बाद जब दूसरा एप्लीकेशन जाएगा तब तक भूल जाओगे कि पहला किस में यूज होता है. तो एंड में मैंने कंपाइल करके रखा है, तो हम वहां से देख लेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, which is the root mean squared error. RMSC से बोलते हैं because it is very long to pronounce this, so just simply say RMSC matrix use करना. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? RMSC is equal to, सेम ये जो MSC है ना, इसका हम रूट ले लेते हैं. दिस टर्म विल गो एज इट इज द रूट ऑफ MSC. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर एरर, राइट? अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये ऐसा ही आएगा, 1/n I1 to n, where n is the total number of data points, yi is the actual value, yi bar is the predicted value, उसका स्क्वायर लेके, तो ये रूट मीन स्क्वायर एरर. मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस. सो वेरी फर्स्ट एडवांटेज आप ये करके देख सकते हो कि ये रूट टर्म है MSC का, तो इसका जो आखिरी यूनिट होता है ना, जो एरर का यूनिट होता है, इट इज यूनिट इज सेम एज योर yi. ठीक है, जो एरर का यूनिट है वो yi के बराबर है. तो इट इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट कि मॉडल आपका कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है. जस्ट बाय वैल्यू को देखते ही अगर 4 का है तो आप समझ रहे जा रहे हो कि ऑन एवरेज ये 4 का एरर दे रहा है या 5 का दे रहा है, जो भी वैल्यूज है. तो इट इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट. फाइन. ओके, द सेकेंड थिंग इज सेम जो फर्स्ट मॉडल का भी एडवांटेजेस है कि इट लार्ज एरर को ये अच्छा खासा पेनलाइज करता है. तो अगर आपका कोई वैसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप चाह रहे हो कि आपका मॉडल बड़ा एरर ना करे, तो अगर मॉडल का परफॉर्मेंस हमको इवैल्यूएट करना है तो यू शुड गो विथ रूट मीन स्क्वायर एरर, या यू कैन ऑल्सो गो विथ मीन स्क्वायर एरर. आप दोनों यूज कर सकते हो. अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं. अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, जो पहला डिसएडवांटेज है कि ये देखो, ये स्टिल जो आउटलायर्स हैं उससे सेंसिटिव है. क्योंकि आप देखा जाएगा फिर भी ये स्क्वायर कर रहा है, एट द एंड वो जाके रूट निकाल रहा है, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, राइट? इट इज स्टिल सेंसिटिव टू आउटलायर्स. और दूसरा जो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा कि ये है कि ये मैथमेटिकली ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है.
occasionally it is complex. And why I'm saying this, कि आप ही देखो स्क्वायर टर्म भी है, रूट भी निकाल रहा है, तो to some extent we can say that it is mathematically more complex than MSc, right? Great, okay, fine. This is clear. Now we'll move forward to our third matrix, जो कि बहुत ही वाइडली नोन है. आप इसको जब आप 11th या 12th में मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में, टॉपिक पे मैथमेटिक्स में, so you come across this, which is the mean absolute error. Mean absolute error, इसको हम MEA भी कहते हैं, MEA. दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? MEA is equal to 1 by n summation over 1 to n absolute value of yi minus yi bar. Okay. सारे टर्म्स आपको फेमिलियर है, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिए. n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, yi इज द एक्चुअल वैल्यू, yi bar इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, और उसका हम समेशन लेते हैं ओवर द एंटायर डेटा इन विच ऑन विच वी आर कैलकुलेटिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर. सो इसमें जो ये मॉडुलस वैल्यू है, ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ये क्या करता है ना, ये मैथमेटिकली इंश्योर करता है कि आपका एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेता है. एब्सोल्यूट वैल्यू का लेने का मतलब है, फॉर एग्जांपल yi minus yi bar is -4, एरर -4 का है, बट आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 लेते हो तो वो 4 ही होता है. ओके, इट मेक श्योर कि जो वैल्यू जा रही है वो पॉजिटिव जा रही है. ओके, एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि उसका सिर्फ मैथमेटिकली वैल्यू ले ले, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है. ओके, और अगर yi minus yi 4 है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेके भी 4 आएगा. हम किस डायरेक्शन में एरर है वो उससे मतलब नहीं है, कितना एरर है, जस्ट द मैग्नीट्यूड वी आर टेकिंग. सो नाउ लेट्स कम टू इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो जो पहला एडवांटेज है, जो बहुत ही वो है, जो पहले के जो दो मैट्रिक्सेस थे उसमें जो डिसएडवांटेजेस था, और काफी बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आपके डेटा सेट में आउटलायर्स होते हैं. This particular matrix, it is not sensitive to outliers. तो मतलब अगर आपके डेटा सेट में वैसे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में नहीं होने चाहिए, दोज आर नॉइजेज इन योर डेटा, तो उसको ये ज्यादा, उससे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसको ज्यादा भाव नहीं देता है, ऐसा मतलब. ठीक है, उसका मेन सेंस ये है सेंसिटिव ना होने का, कि एरर है, ठीक है, उसको वो एरर में वो कंसिडर करेगा, लेकिन उसको स्क्वायर करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा कि ये भी एरर कर रहा है हमारा मॉडल, ये एरर नॉइज डेटा पे कर रहा है, तो उसका एक्चुअली में कोई मॉडल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे मतलब नहीं होना चाहिए. तो इट इज नॉन सेंसिटिव टू आउटलायर्स. सेकेंड, जो काफी इजी एडवांटेजेस और काफी सही एडवांटेजेस भी है, कि इट इज easily interpretable. ठीक है, easy to understand है, क्योंकि जो इसका यूनिट है, it is same as by है. ठीक है, it is easy to understand your performance of your model, या बहुत ही intuitive है, आप यूनिट्स को देख के ही, एरर को देख के ही बता पाओगे कि कितना मॉडल परफॉर्मेंस है. डिसएडवांटेजेस मैंने इसमें ट्राई किया ढूंढने के लिए. मेरे हिसाब से एक ही डिसएडवांटेजेस जो मेरे को समझ में आ रहा है, और जितना भी मैंने पढ़ा, मोस्ट ऑफ देम आर either referring to nothing or
they are pointing to one thing which is a major disadvantage, that is it is not differentiable at zero. Not differentiable at zero. ओके, तो जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लगाते हो ग्रेडियंट डिसेंट का, वो लॉस का ना डिफरेंशिएशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ योर वेट्स या एनी वन ऑफ योर ट्रेनेबल पैरामीटर्स, लेट्स सपोज W1। इमेजिन कर लो हमारा जो लॉस है वो एक पैरामीटर है W1, उस पर डिपेंड कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट करता है। और ये जो लॉस है ये कुछ नहीं है, हमारा MEA है। जब भी लॉस जीरो हो गया तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, राइट, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। दिस इज अ मेजर disadvantage of mean absolute error. Now moving on to our fourth one and a very interesting one, which is the R square score। R2 स्कोर भी कहते हैं इसको, ठीक है, R2। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, R2 स्कोर ये बताता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आपने मेरा लीनियर रिग्रेशन का वीडियो देखा है जो इस प्लेलिस्ट में इसके पहले आपको मिल जाएगा, तो लीनियर रिग्रेशन में दो टर्म्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके इनपुट फीचर्स होते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि आपके आउटपुट फीचर्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ वेल योर independent variables or input features are able to explain the variance in your dependent variable। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, आपका इनपुट वेरिएबल्स जो वेरिएंस है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, मतलब उसके जो भी ऊपर नीचे, क्योंकि देखो जो भी आपका डेटा पॉइंट होगा वो ऐसा, वो स्कैटर्ड होगा थोड़ा, राइट, इसमें वेरिएंस है कि ये पॉइंट इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो वेरिएंस वही होता है कि आपस में एक साथ एक पॉइंट पे क्लस्टर नहीं है, उनमें थोड़ा ऊपर नीचे या इधर उधर वैल्यूज हैं उनके, ठीक है। तो हाउ वेल योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एबल टू कैप्चर दिस वेरिएंस, ये जो आपका वाई वेरिएबल फैला हुआ है ना स्पेस में, वो कितने अच्छे से उसको कैप्चर कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। और इन अदर वर्ड्स, हाउ वेल इट फिट्स और हाउ वेल इट एक्सप्लेन्स योर मॉडल, ठीक है। मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेटा पे, सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है, 1 बीइंग अच्छा, 0 बीइंग बुरा। अगर ये वैल्यू 0.7 है तो इसका ये मतलब है 70% of the variations in your output it is captured by your input। अगर ये 0.9 है तो इसका ये मतलब है 90% ऑफ द वेरिएशंस, कि कभी सिमिलर डेटा के लिए ऊपर है, कभी बहुत सिमिलर डेटा के लिए नीचे है वैल्यू, तो 90% ऑफ दोज वेरिएशंस इज कैप्चर्ड। ओके, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लेट्स सी दैट। मैथमेटिकली R2 स्कोर ऐसा लिखा जाता है, 1 माइनस summation of I1 to n, where n is total number of data points, yi minus yi predicted का whole square divided by ये जो 1 माइनस है ना, ये शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, ये 1 माइनस इधर आना चाहिए, 1 पूरे इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, I is equal to 1 to n yi minus
वाई आई बार एन आपको समझ में आ रहा है। वाई बार क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ सारे वाई आई, वन टू एन, वन बाय एन ऑफ, मैं वापस अच्छे से लिख देता हूँ। बाय बार कुछ नहीं है, ये जो एवरेज वैल्यू है आपके सारे आउटपुट वेरिएबल्स का, ठीक है। इट इज द एवरेज ऑफ योर वाई आई, ठीक है। इसको वन बाय एन, जीरो, वन से एन वाई आई, बाय 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 बार आपका एवरेज वैल्यू है बाय आई का। जो एक्चुअल प्रिडिक्शंस है ना, 10 डेटा पॉइंट्स पे आपके हर एक डेटा पॉइंट के लिए वाई आई होगा, तो उन पूरे 10 डेटा पॉइंट्स में एवरेज वाई आई क्या है, तो ये वेरिएशन बताता है, ठीक है। क्योंकि वाई बार तो अपना एवरेज है, और वाई आई हर एक डेटा पॉइंट का है, तो आप पूरा अगर माइनस करके समेशन करोगे तो वो वेरिएशन बता रहा है, ठीक है। और आपका मॉडल कितना अच्छा उसको कैप्चर कर रहा है वो हमारे न्यूमरेटर में है। तो इट इज वन माइनस ऑफ दिस। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एस एस टी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल रेसिड्यू माइनस एस एस आर, सॉरी, ये, और माइनस टी एस एस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। इसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं नीचे वाले टर्म को। दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, और इसको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यू कहते हैं, क्योंकि वाई आई माइनस वाई आई बार रेसिड्यू होता है, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है। ये R2 है। सो नाउ कमिंग टू योर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस है कि ये बहुत ही वाइडली यूज्ड है, जस्ट बिकॉज इट टेल्स यू हाउ वेल इज योर मॉडल परफॉर्मिंग। डायरेक्टली बताता है 90% अच्छा है, 80% अच्छा है, ठीक है। आपका इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, 80% कर पा रहा है, 90% कैप्चर कर पा रहा है, ये डायरेक्टली आपको बता देता है हाउ वेल इज योर मॉडल परफॉर्मिंग, ठीक है। या हाउ वेल इज द इनपुट डेटा एबल टू कैप्चर द वेरिएशंस इन योर आउटपुट डेटा, ठीक है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेजेस है, सेम, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि यूनिट्स सेम होते हैं, ओके। जो यूनिट्स होते हैं ना, सॉरी सॉरी, यूनिट्स नहीं, ये इजी टू इंटरप्रेट होते हैं। आई एम रियली सॉरी, इसमें यूनिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू इंटर, इसका ये मतलब है इजी टू इंटरप्रेट का, कि अगर आपने 4 मॉडल ट्रेन किए हैं, और अगर चारों मॉडल का आपने R2 स्कोर 1 निकाला है, R2 स्कोर सेकंड मॉडल का, R2 स्कोर थर्ड मॉडल का, R2 स्कोर फोर मॉडल का, just by comparing the R2 score of all these models, आप कंपेयर कर सकते हो या इंटरप्रेट कर सकते हो कि विच ऑफ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड, ठीक है। ये सिंपल सिंपल मॉडल कंपैरिजन में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और जब आप इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हो, पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब आप नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल या इनपुट फीचर बढ़ा देते हो, तो आपका R2 स्कोर भी बढ़ जाता है। इसका ये मतलब है, आप और ज़्यादा इनपुट फीचर दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप और ज़्यादा इनपुट फीचर दे रहे हो तो आपका मॉडल ओवरफिट कर सकता है। अगर मॉडल ओवरफिट कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा है, वो छोटे छोटे वेरिएशंस भी कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है। वो छोटे छोटे वेरिएशंस को कैप्चर करके
कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, एंड इन जनरल वो एक जनरल ओवरव्यू कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा कर रहा है कि वो रट रहा है, वो डेटा को रट रहा है, ना कि समझ रहा है। तो जब ऐसा होता है, जब आप ओवरफिट मॉडल पे आप R2 स्कोर देख के, R2 स्कोर बढ़ गया, R2 स्कोर आपका 98 आ गया, 0.98 आ गया, आप ये तो कहोगे ये 98% वेरिएशंस कैप्चर कर पा रहा है, बट आप इधर ये नहीं देख रहे कि आपके इनपुट फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, मॉडल ओवरफिट हो गया है, न्यू डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो वैसे टाइप का इंटरप्रेटेबिलिटी जहाँ से लाना कि मॉडल ओवरफिट है या एक्चुअल में जनरलाइज करके अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो मिसिंग है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसी डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए, पर्टिकुलरली ओनली दिस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए, अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ मैट्रिक्सिस पे, जो है एडजस्टेड R2 स्कोर। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, दिस मेथड is it was discovered or it was made just to, you know, just to take care of one of the disadvantages that was there in R2 score. डिसएडवांटेज ये था कि जब आप इनपुट फीचर बढ़ा रहे हो तो आपका R2 स्कोर भी बढ़ के आ रहा है, जो बता रहा है कि ओवरफिट मॉडल भी उसके 89% वेरिएशंस कवर कर रहा है। ऑब्वियसली वो करेगा, वो ओवरफिट मॉडल है, वो जनरलाइज नहीं कर रहा, वो मॉडल को रट रहा है। तो इस सिचुएशन को मतलब कवर अप करने के लिए या टैकल करने के लिए, we came up with one more matrices which is called adjusted R2 score. Mathematically कैसा लिखा जाता है? I'll just show you. Adjusted R2 score is equal to 1 minus, okay, 1 minus of R2 multiplied by n minus 1 by n minus p minus 1. So most of the terms आपको familiar हैं, R2 score same as ऊपर वाला R2 score है, n टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। ये जो p है, हमने एक नया टर्म ऐड किया, ये है नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स, ये है नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स। तो अगर आप मैथमेटिकली देखो ये क्या कर रहा है, ये टर्म ऐड करने से, p ये वाला टर्म ऐड करने से हम उस चीज को नलीफाई कर पा रहे हैं, जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स इंक्रीज करने से R2 स्कोर इंक्रीज हो रहा था, वो हम नलीफाई कर पा रहे हैं। इस मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप p को बढ़ा भी देते हो तो आपका R2 स्कोर जो है वो नहीं बढ़ेगा, इट विल नॉट इंक्रीज। ठीक है। या जो पहले जैसा इंक्रीज हो रहा था वैसा इंक्रीज नहीं होगा, इट माइट इंक्रीज और डिक्रीज, बट इट माइट नॉट शो कि आपका ओवरफिट मॉडल भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो चीज नहीं बताएगा। ये थोड़ा ज्यादा ट्रुथ या ये ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएशन देता है, सच ज्यादा बताता है मॉडल के बारे में ना, सच बताता है ये थोड़ा खुल के। तो वो चीज कैसे कैप्चर कर पा रही है, लेट्स सी दैट इज ब्यूटीफुल। ठीक है। अगर हम p की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हमने बढ़ा दिया, तो ये जो टर्म है ना n माइनस पी माइनस वन, ये जो टर्म है, दिस वाला टर्म मैं इधर से लिख देता हूँ, n माइनस पी माइनस वन, इट विल डिक्रीज, राइट? बिकॉज n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ऑब्वियसली वो हमेशा नंबर ऑफ फीचर्स से ज्यादा होते हैं या होने चाहिए। अगर वैसा केस नहीं है तो ऑब्वियसली आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स आर ऑलवेज लेस देन योर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ओके। तो नंबर ऑफ पी बढ़ाने से ये घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ये टर्म घट गया। इस टर्म को घटने से ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है,
ये वाला टर्म ये बढ़ना चाहिए, राइट? ये वाला जो टर्म है ये बढ़ना चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये वाला टर्म बढ़ गया। अब हम इस टर्म इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो हमारा 1 - r² और ये n-1/n-p-1 ये वाला टर्म भी बढ़ेगा। बाय, क्योंकि हम बढ़े हुए टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बढ़े वाले टर्म से, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। फाइन, ग्रेट। नाउ कमिंग टू, जब हम वन जब हम 1 - ये वाला टर्म कर रहे हैं, जो 1 - r² मल्टीप्लाई बाय n-1/n-p-1 जो है, जो कि ये टर्म एज इट इज है, हम इस बढ़े हुए टर्म को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है ये डिक्रीज होगा। सो इसका ये मतलब है, जब हमने यहाँ पे इनिशियली p इंक्रीज किया था, दैट्स व्हाई दिस डिक्रीज, राइट? जो p के डिक्रीज होने से ये वाला टर्म घट रहा है, ठीक है? ये वाला टर्म घट रहा है, ये जो पूरा एडजस्टेड R2 स्कोर है, ये घट रहा है। तो इसका ये मतलब है, जो इनिशियल वाले केस में था ना कि वो बढ़ रहा है, R2 स्कोर बढ़ रहा है इनपुट फीचर से, वो वाला नलिफाई हो जाता है घट के। Got this? So that's why adjusted R2 score is used instead of R2 score. Great. So इसका जो पहले एडवांटेजेस कवर कर लेते हैं। इसका जो एडवांटेज है बहुत क्लियर कट है। जो डिसएडवांटेज था R2 स्कोर का, उसको ये कैप्चर और इट डील्स विद इट is able to deal with the disadvantage of R2 score. Great. तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, और सेम एडवांटेजेस जो पहले R2 स्कोर में भी था, सेम इट इज यूज्ड फॉर मॉडल कंपैरिजन। आप 4 मॉडल ले रहे हो, कंपेयर मॉडल, आप 4 मॉडल ले रहे हो, चारों के बीच में अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो आप एडजस्टेड R2 स्कोर को लेके डायरेक्टली आप कंपेयर करके बता सकते हो कौन सा अच्छा है। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, ओके। मेरे को एक ही डिसएडवांटेजेस मिला इसमें, क्योंकि ये देखो, इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा कंप्यूटेशन कॉस्ट ज़्यादा है। सो computationally it is expensive, it is computationally expensive method as compared to R2 score. अब जब बहुत ही बड़े डेटा सेट पे काम करोगे, तो आपको फील होगा कि ट्रेनिंग टाइम या मॉडल इवैल्यूएशन जब आप देख रहे हो, मॉडल कंपेयर कर रहे हो, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि कंप्यूटेशनली कॉस्टली है। ओके, फाइन, ग्रेट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है एप्लीकेशंस। फटाफट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये एप्लीकेशंस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि 5-6 टाइप के मेट्रिसेस हैं, पर कौन सा कहाँ यूज़ करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। पहला टाइप है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कहाँ पे यूज़ करें? मीन एब्सोल्यूट एरर is suitable in those situations जहाँ पे आपको इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए, जहाँ पे आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिंपल और इंटरप्रेटेबल रिजल्ट्स देखने हैं या मॉडल कंपैरिजन करना है, तो आप MEA जाओ, और आपको जो आ, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो एरर का, डायरेक्शन से मतलब नहीं हो कि नेगेटिव एरर दे रहा है या पॉजिटिव एरर दे रहा है। जो भी एरर, अगर एरर दे रहा है
उससे मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉडल बना रहे हो जो कार का माइलेज प्रेडिक्ट करके दे, और वो आप क्लेम करना चाहोगे अपने ऐड में। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कुछ डेटा से कलेक्ट किया और ऑन एवरेज बताना चाह रहा है कि अगर मैं एक कार लॉन्च कर रहा हूँ उसका माइलेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अगर वो नेगेटिव एरर दे रहा है, -10 दे रहा है या पॉजिटिव -10 दे रहा है, दोनों केस में कंपनी को घाटा है। क्योंकि नेगेटिव दे रहा है, इसका ये मतलब है कि कंपनी माइलेज कम क्लेम कर रही है, कम कार बिकेगी। अगर वो ज्यादा क्लेम कर रहा है तो वो एक फॉल्स क्लेम कर रहा है। तो ऐसे केस में वेयर एरर कर रहा है आपको उससे मतलब है, बस वो देखना है। नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है, आपको दोनों से उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आपको एमई चाहिए। मीन स्क्वायर एरर तब चाहिए, इट इज यूजफुल इन दो सिचुएशंस जहां आपको प्रिसाइज एरर मेजरमेंट देखने हैं, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तब आप मीन स्क्वायर एरर यूज करोगे। और आपको ये देखना है कि मॉडल ज्यादा बड़े एरर्स ना करें, मॉडल ज्यादा बड़े एरर्स ना करें, उस केस में आप एमएससी जाओगे। और रूट मीन स्क्वायर भी आप इसी केस में जाओगे, यहाँ पे आपको प्रिसिजन शेप पिनिलाइज करना है आपको बड़े एरर्स को, प्लस आपका यूनिट ऑफ द टारगेट वेरिएबल, जो एरर मैट्रिक्स का यूनिट है वो सेम होना चाहिए टारगेट वेरिएबल भी है। वैसे केस में ज्यादा इंटरप्रेटेबल रिजल्ट चाहिए जब आपको, और बड़े एरर्स को पेनलाइज करें प्रिसाइज रिजल्ट से, तो आप मीन स्क्वायर एरर जा सकते हो। आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर टू स्कोर आप तब यूज करोगे जब आप मॉडल कंपैरिजन कर रहे हो। आपने 10 मॉडल ट्रेन किए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फीचर्स पे, तब आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो अगर आपको जानना है, तब आप यूज करते हो। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट मॉडल्स, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट मॉडल्स। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके ये सारे को ना एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने आपको मोटा मोटा पॉइंट बता दिया, व्हेन टू यूज विच मैट्रिक्स। ओके, आर टू स्कोर जनरली आप हर एक मॉडल के साथ एक आर टू स्कोर आप प्रेडिक्ट करके रखते हो कि आर टू स्कोर क्या है या एडजस्टेड आर टू स्कोर क्या है, ये आप रखते ही रखते हो हर मॉडल के साथ, क्योंकि कंपैरिजन में इजी रहता है। ओके, फाइन। So for this video, that's it. Please like the video, subscribe the video if you want regular videos from our channel. Okay, so thank you so much. Bye bye.